अध्ययन कराया था, है ना। तो आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, है ना। क्या अध्ययन करने जा रहे हैं? अफ्रीका में चरवाहा जीवन। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अफ्रीका में चरवाहा जीवन, तो अफ्रीका में जो चरवाहा जीवन है जो, इसके संदर्भ में आज अपन लोग अध्ययन करेंगे, है ना। तो अब जैसा है कि आइए आप जरा अफ्रीका की तरफ चलें। तो अपन अफ्रीका की तरफ चल के मतलब अपन लोग अध्ययन कार्य कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, चलने का तात्पर्य ये है। तो आइए अब जरा अफ्रीका की तरफ चलें जहां दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। क्या है? दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी वहीं रहती है, ठीक है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। इनमें बेदुइन्स, बर्बेरस, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्कान जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? घास के मैदानों में या सूखे रेगिस्तानों में क्या है? रहते हैं, जहाँ वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं बात को? जहाँ वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। समझ रहे बात को? कुछ चरवाहे जो हैं व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं होने पर कोई भी धंधा कर लेते हैं। इसलिए हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में उपनिवेशक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए हैं। समझ रहे हैं? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, गहरे बदलाव जो आए हैं, आखिर क्या थे ये बदलाव? देखिए, चित्र में आपको जानकारी दे रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से सघने सूखे जंगल हैं, कहीं कहीं घास है, कहीं सूखा हुआ है ना। तो इसी प्रकार से ये चित्र देख रहे हैं आप, है ना। ये नक्शा बना हुआ है ऑलरेडी। अब इसके पश्चात क्या होता है? बदलाव के इन परिवर्तनों को हम चरवाहे के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मसाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें से लगभग 3.00.000 दक्षिणी कीनियाई में और करीब 1.50.000 तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी ज़मीन छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी हैं। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई है और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए हैं। समझ रहे हैं? उनके जो सामाजिक संबंध हैं एक नई शक्ल में ढल गए हैं। इसलिए चरवाहों का क्या हुआ? समझ रहे हैं? मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि उनके चरगाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिरी में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए क्या किया? मारकाट शुरू की और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में
तब्दील, क्या समझ रहे बात को? हाँ, बहुत सारे छोटे छोटे इलाकों में क्या किया गया, तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। सन 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय, समझ रहे हैं बात को, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चरवाहों को अपने कब्जे में ले लिया। समझ रहे बात को? इसलिए मसाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया और उपनिवेश शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी जमीन थी, समझ रहे हैं, मसाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। जब उनसे हिस्सा छीन लिया गया तो उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चरगाह थे। इसलिए 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश उपनिवेशक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी थी। समझ रहे बच्चों? इसलिए जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चरागाह खेतों में तब्दील होने लगे और अंग्रेजों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। समझ रहे हैं? दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट चुका था। बहुत सारे चरगाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मसाई मारा व संबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेनोटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। समझ रहे हैं? इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था। इन इलाकों में ना तो वे शिकार कर सकते थे और ना अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। समझ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे ढोर डंगर चराया करते थे। इसलिए मिसाल के तौर पर सेरेनोटी नेशनल पार्क का 14.760 वर्ग किलोमीटर से भी समझ रहे हैं 14.760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चरगाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, है ना, ये वो नीग्रो लोग हैं, ये सब यही मतलब वहीं की चरवाहा हैं। ठीक है, ये जंगल में बताया गया, वो जंगल में ये काम कर रहे हैं सूखे उसमें। और फिर उसके पश्चात यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको, ये देखिए, ये है ना, यहाँ पर चरवाहा है जो गाय भैंसों ढोर जानवरों को यानी उनको चरा रहा है। इसी प्रकार से अब क्या है, अब अपन अच्छे चरगाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से, समझ रहे बच्चों बात को, अच्छे चरगाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें मसाइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चरगाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी, मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या बन गई। समझ रहे बच्चों? मवेशियों का यानी जानवरों का पेट भरना एक स्थायी समस्या बन गई। अब अपन देखते हैं सरहदें बंद हो गई, इलाका बंद हो गया, मतलब कहाँ कहाँ वो दे दिया सीमा। तो 19वीं सदी में चरवाहे चरगाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। समझ रहे बात को? जब एक जगह से चरगाहा
सूख जाते थे तो वे अपने रेवड़ लेकर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों में औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी। समझ रहे बात को? आपके साथ में ये प्रश्न हो सकता है कि 19वीं सदी के आखिरी दशक में, 19वीं सदी के आखिरी दशकों से औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी। मशाइयों की तरह अन्य चरगाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। समझ रहे हैं? वो विशेष परमिट लिए बगैर अपने जानवरों को बाहर नहीं ले जा सकते थे। लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। जो परमिट हासिल करना, प्राप्त करना कोई सुविधाजनक कार्य नहीं था, आसान काम नहीं था। इसलिए जब इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। समझ रहे? तरह तरह की बाधाओं का सामना करने के साथ साथ उन्हें तंग भी किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सजा भी दी जाती थी। ठीक है? चरवाहों को गोरों के इलाके में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। समझ रहे? क्या किया गया? दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। ठीक है बच्चों? क्या मानते थे? बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। उनकी नज़र में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध, क्या है, समझ रहे बात को, कम से कम संबंध रखना ही उचित था। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध ना रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़कें बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का ही तो भरोसा था। समझ रहे हैं? गोरों को इन कालों के श्रम का ही भरोसा था। नई सरहदों ने चरवाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियां और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे थे। समझ रहे बच्चों? इससे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। समझ रहे हैं? अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे, समझ रहे हैं? अब तक न चरवाहे मवेशी चराते थे, ठीक है, बल्कि तरह तरह की व्यवसाय भी किया करते थे और अनौपचारिक और उपनिवेशक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह की अंकुश जरूर लग गए। समझ रहे हैं? उस पर क्या हुआ? व्यापार तो बंद नहीं हुआ, लेकिन उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लगा दिए गए। अब हम आ रहे हैं जब चरवाहा सूख जाते हैं, जब चरगाह सूख जाते हैं, तो देखिए इस संदर्भ में क्या दिया गया है स्पष्ट रूप से कि सूखा दुनिया भर के चरवाहों की जिंदगी पर असर डालता है। सूखा है जो दुनिया भर के चरवाहों पर क्या करता है? असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती, समझ रहे बच्चों, जिस साल बारिश नहीं होती और चरवाहा सूख जाते हैं, चरवाहा क्या होते हैं? सूख जाते हैं। समझ रहे बच्चों? चरवाहा सूख जाते हैं। और अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में ना ले जाया जाए तो उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता है। मवेशियों को यहाँ वहाँ न ले जाएं तो उनके सामने भुखमरी का संकट क्या होता है? पैदा हो जाता है। और फिर क्या होता है? इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे धूमंकित स्वभाव के लोग होते हैं। जो चरवाहे होते हैं घूमने फिरने वाले स्वभाव के लोग होते हैं। धूमंतुक यानी अर्थात कहने का तात्पर्य धूमंतुक से ये है कि वो धूमंतुक स्वभाव के होते हैं।
वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। इसी धुमंतु पाने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। समझ रहे हैं, संकट से भी बच निकलते हैं। लेकिन उपनिवेश शासन की स्थापना के बाद तो मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था। समझ रहे हैं, क्या किया गया था, एक निश्चित स्थान पे कैद कर दिया गया था। फिर उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया, एक इलाका उनके लिए सुरक्षित आरक्षित कर दिया गया और चरगाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई और उन्हें बेहतरीन चरगाहों से महरूम कर दिया गया, वंचित कर दिया गया और एक ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहाँ सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहाँ उन्हें अच्छे चरगाह मिल सकते थे। समझ रहे, जहाँ उन्हें अच्छे चरगाह मिल सकते थे। इसलिए सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मारे जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चला कि कीनिया में मसाइयों के पास 7.20.000 मवेशी, 8.2000 भेड़ और 1.71.000 गधे थे। क्या थे? गधे थे। 1933 और 1934 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। बच्चों ध्यान दे रहे हैं आप लोग? नहीं, इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर क्या हुए थे? मर चुके थे। जैसे जैसे चराने की जगह सिकुड़ती गई, समझ रहे, जैसे जैसे चराने की जगह सिकुड़ती गई तो क्या हुआ मालूम है? सूखे से दुष्परिणाम भयानक रूप लेते चले गए। बार बार आने वाले बुरे साल की वजह से, बच्चों ध्यान दे रहे कि नहीं आप लोग? बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती गई। बच्चों क्यों गिरावट आती गई? आप बतलाएंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अब भी मैंने बतलाया कि धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई। क्यों संख्या कम होती गई और जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती गई? अब सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। समझ रहे हैं, सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाइलैंड में भी आए बदलावों से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज को सामाजिक श्रेणियों में बांटा हुआ था। समझ रहे हैं, और वरिष्ठ जन और योद्धा, वरिष्ठ जन शासन चलाते थे। वरिष्ठ से तात्पर्य आप समझते ही हैं, है ना, सीनियर जैसे अपन बोलते हैं, तो ऐसे वरिष्ठ जन शासन चलाते थे। इसलिए समुदाय से जुड़े मसलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। जो उनको फैसला लेना था उसमें विचार विमर्श करके वो समय समय पर सभा करते थे और फैसला लेते थे। इसलिए योद्धाओं में लगातार नौजवान होते थे। समझ रहे हैं, योद्धा जो युद्ध करते हैं योद्धा, तो उनमें योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। समझ रहे हैं, वे समुदाय की रक्षा करते थे। कौन? नौजवान जो होते थे योद्धा, और वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। जहाँ जानवरों की संपत्ति हो वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाहा समुदाय की ताकत इन्हीं मामलों से तय होती थी। इसलिए युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को, जानवरों को छीन कर, समझ रहे हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, ये नौजवान सब हैं, तो छीन कर युद्ध में
बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। समझ रहे बच्चों? क्या होता था? युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे ही रहकर ही काम करते थे। ठीक है, जो उनसे वरिष्ठ थे उनके नीचे ही रहकर वो काम करते थे। ठीक है, फिर मसाइयों के मामलों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत सारे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी गई। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी, इसलिए कि इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमज़ोर हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई। फिर क्या था, जैसे जैसे समय बीता औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और ज़मीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। समझ रहे बच्चों समझ रहे कि नहीं आप लोग हैं? व्यापार करने के लिए उनके। और फिर क्या होता था, उनसे ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चों गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाए तो वे और जानवर खरीद सकते थे। इसी प्रकार से जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे ज़िंदगी बसर करते थे, उनकी हालत अलग थी। क्यों अलग थी? क्योंकि वो अपने जानवरों के भरोसे में अपने जीवन का गुजर बसर करते थे। इसलिए हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन ही नहीं थे, कोई साधन ही नहीं था, क्योंकि वो जानवर पर निर्भर थे, आश्रित थे, इसलिए साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। समझ रहे? युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ क्या होता था? खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई कुछ और करता था। जिनकी तकदीर ज़्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्य में काम मिल जाता था। समझ रहे? सड़क या भवन निर्माण कार्य में क्या होता था? काम मिल जाता था। इस तरह मसाई समाज में दो स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क। समझ रहे? उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हो पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। क्या हुआ? अमीर और गरीब के चरवाहों के बीच में भेदभाव पैदा हुआ है। निष्कर्ष बच्चे आप लोग ध्यानपूर्वक अपना अध्ययन करेंगे जैसे इसमें दिया है। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलाव से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदाय पर अलग अलग तरह के असर पड़े हैं। इस प्रकार से और भी जो दिया हुआ है इस संदर्भ में आप ज़रा ध्यान देने का प्रयास करें। हैं, जैसा कि ये जंगल है ना, ये भेड़े लेकर जा रहे हैं चरवाहे, ये पगड़ी पहने हुए। हमने आपको विगत दिनों है ना, आज से 2-4 दिन 1-2 दिन पहले ही इस पगड़ी के संदर्भ में जानकारी दी थी कि अधिकांश लोग कहाँ के लोग पगड़ी लगाते हैं। तो नीचे लिखा हुआ भी है ऑलरेडी कि जयपुर राजमार्ग पर राय का गडरिये, ये गडरिया लोग हैं, है ना। राजस्थान के तो सभी लोग प्राय वो लगाते हैं पगड़ी। तो अब ये क्रियाकलाप हो गया, निष्कर्ष हो गया, क्रियाकलाप हो गया। प्रश्न जो है बच्चे आप लोग ध्यान देंगे कि आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। प्रतिभूमि नियमावली, वन अधिनियम और अपराधी जनजाति अधिनियम, चराई, ये 4 प्रश्न आपको हल कर लाना है बच्चों, अगर ध्यान दे रहे हैं। और साथ में बहुत छोटा सा ये, और मसाई समुदाय के चरवाहा उससे क्या छीन गए, क्यों छीन गए, ये आपको ध्यान देना है। हमने अभी आपको बीच में हिंट किया था। ठीक है बच्चों,
मसाल समुदाय के चरवाहे उनसे क्यों चिढ़ गए, इसका कारण आपको स्पष्ट करना है। ओके, अच्छा, होता ये है कि अब आगे जो है साथ साथ ये जो प्रक्रिया दी गई है कि अभी वर्तमान में बच्चों समझ रहे हैं? खत्म हो गई, जल्दी से बुला दो, दो पर एक लाइन, दो लाइन बची है, तो आ जाओ। नहीं, बढ़ाना है। कहाँ चले गए? उपाध्याय जी कर सकते हैं, आ रहे